नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो वर्णमाला की जो वीडियो है अब थोड़ा आगे करते हैं उसको शुरू, है ना। स्वर वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसकी 2 वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद अयोग और वर्ण कौन से होते हैं, क्यों उनको कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज वो आता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको कितने प्रकारों में इनको डिवाइड किया जाता है, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण, सघोष, अघोष, है ना। इनको हम बाद ऐसे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज क्या है, व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी जब मैंने स्वर पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि स्वर वो वर्ण होते हैं या वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर जाती है। मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कोई भी ध्वनि निकाल रहा हूं, मेरे मुख में कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको फेस नहीं करनी पड़ रही, सीधे ध्वनि जो है वो मुंह के बाहर निकल रही है। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता। व्यंजन में आप जो भी वर्ण बोलोगे उसके उच्चारण करते टाइम हमारी जो जीवा है वो मुख के किसी न किसी हिस्से को टच जरूर करती है, और जब वो टच करती है तो ध्वनि को बाहर निकलने में क्या हो जाती है, बीच में रुकावट पैदा होती है। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, व्यंजन कहा गया है। और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, है ना। बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। लिखना तो पॉसिबल है कि आप व्यंजनों स्वरों के बिना उनको लिख सकते हैं, लेकिन बोलना इम्पॉसिबल है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे व्यंजन है मेरा क, है ना। क को जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे क बोलने में क के साथ अ का साउंड आ ही रहा है। तो आप कोई भी ध्वनि ले लो, कोई भी व्यंजन ले लो, उसमें अ का साउंड आएगा ही आएगा। यानी कि बोलना तो इम्पॉसिबल है कि भाई बोलना आप स्वरों के बिना उनको बोल सकते हैं, ये इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, लिखना पॉसिबल है, आप स्वरों के बिना उनको लिख सकते हैं। तो जब ये क को आप हल कर देते हो तो आपका क्या है, सॉरी लोनी क जमा क से क्या निकल जाता है, स्वर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क में जो है अब स्वर नहीं है, और हमने इसमें क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो लिखना तो ऐसे पॉसिबल है कि हम लिख सकते हैं व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से, लेकिन बोलना पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी व्यंजन ले लो, क, च, ट, त, प, म, है ना, कोई वन ले लो, उसमें अ का साउंड आएगा ही आएगा। तो उनको बोलना इम्पॉसिबल है, बोल नहीं सकते आप स्वरों के बिना, लेकिन लिखना पॉसिबल है, आप लोग उनको लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, जैसे थोड़ी सी परिभाषा के बारे में फिर से मैं फोकस कर लेता हूं। देखो व्यंजन में मैंने उस दिन आप लोगों को एक एग्जांपल पढ़ाया था, जैसे अ, आ, ई। जब मैं इन वर्णों को बोल रहा हूं तो मेरी जो ध्वनि है, जो अंदर से जो ध्वनि जा रही है वो सीधी मुंह के बाहर जा रही है, मुंह में कोई भी रुकावट नहीं हो रही है। लेकिन उसके उल्टा अगर मैं बोलता हूं च, ट, त, प, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो जरूर टच हो रहा है। मुखांग 5 होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, आगे भी उनको एक्सप्लेन करेंगे जब उच्चारण स्थान करेंगे। तो मेरा मुख का कोई ना कोई हिस्सा जरूर टच कर रहा है और मेरी ध्वनि को बाहर जाने में क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो ऐसे वर्ण जिनकी ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें रुकावट पैदा होती है उनको कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन ऑलवेज किसकी सहायता से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। आपके एग्जाम में परिभाषा शायद नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। अगर आप लोग उस क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है कि व्यंजन के प्रकार, कि व्यंजन के कितने प्रकार है, तो याद रखना आपने व्यंजन के 3 ही प्रकार करना। तो होंगे वो व्यंजन के प्रकार कौन सा, एक होगा आपका स्पर्श व्यंजन, एक होगा वो आपका दैट इज अंतस्थ व्यंजन, और एक होगा आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों की संख्या अगर मैं बात करूं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपके 33 होती है। तो कैसे होती है, देखो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, बताऊंगा कि 25 कैसे होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके 4, 25, 4, 29, 4, 33। तो इसीलिए बोले जाते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, और अयोगों की संख्या कितनी होती है आपकी 2। तो 33, 11, 44, 44, 2, 46। उच्चारण की दृष्टि से एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है, दैट इज कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की, वर्णमाला की वर्णों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण की दृष्टि से संपूर्ण वर्णों की, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के टोटल वर्ण है दैट इज 46 यानी कि 40। लेकिन अगर हम टोटल वर्णों की बात करते हैं, कुल वर्ण कितने हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, तो वैसे 52 थे, लेकिन अब हाल ही में एक वर्ण और उसमें ऐड हो गया, तो अब वर्णों की संख्या होगी दैट इज 53। ठीक है, यहां पे भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो वाला जो वर्ण जो नया ऐड हुआ है वो अंतस्थ वर्ण में ऐड होगा, तो यहां पे 4 की जगह उसकी संख्या 5 यहां पे हो जाएगी अगर ऐसा एग्जाम में आया तो।
ठीक है, तो ये याद रखना है ना। अगर व्यंजन की सीधा अगर आपसे पूछा कि एक बार ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है जेईई एंट्रेंस में कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना व्यंजन के 3 ही प्रकार होते हैं, दैट इज स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म वर्ण। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दैट इज 8 अलग अलग प्रकारों में व्यंजनों को क्या किया गया है, डिवाइड इनकी किया गया है। कौन कौन से हैं वो, दैट इज सबसे पहले बात आती है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श देखो नाम से ही पता चल जा रहा है, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। तो ऐसे वर्ण मैं आपको पहले मुखांग बता देता हूं। देखो ये हमारे मुख का अंग है, ये हमारा मुख है, ये हमारी जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, और ये हमारे जीवा का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे दंत है, और ये आपका ऊपर से ओष्ठ है ना, ये हमारा ओष्ठ है, और ये ऐसे, ठीक है। हमारे मुख में 5 अंग होते हैं, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कंठ, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं हम तालु, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं मूर्धा, और एक यहाँ पे ये आपके दंत हैं, और ये आपके क्या है आगे जाके ओष्ठ है। तो कभी भी अगर वर्णों के वर्गों की संख्या आपसे पूछी जाए या मुखांग की संख्या आपसे पूछी जाए तो 5 ही होती है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 मुखांग होते हैं। तो इनकी संख्या मैं बताऊंगा कि बाद में कितनी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये भी है कि इस क की लाइन के बाद, जैसे क ख ग घ च छ, कि क की लाइन के बाद च की लाइन ही क्यों आती है, क के बाद हम ट की लाइन क्यों नहीं पढ़ते, वो भी इसी के आधार पे है, ठीक है। क्योंकि क की पूरी लाइन कंठ से आती है, फिर च की पूरी लाइन यहां से आती है, ट की पूरी लाइन यहां से आती है, त की यहां से और प की आपके ओर से। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम उच्चारण स्थान जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे, तो बात की बात है। लेकिन अभी आप लोग ये जान लो कि ये हमारे मुखांग है। मुखांग कितने हमारे पास 5 है। लेकिन यहां पे बोल रहा है दैट इज स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु, हमारी जो अंदर की ध्वनि है, वो मुख के किसी न किसी एक अंग को जरूर स्पर्श करती है। इन 5 अंगों में से अगर किसी भी एक अंग को वो टच कर रही है ना, तो वहां हो जाएगा आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, वो स्पर्श वर्ण हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन आपका हो जाएगा। तो इन 5 वर्णों में से किसी को भी एक टच करती है तो वो आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क वाला पूरी लाइन क ख ग घ, ये 5 वर्ण एक यहां से बोले जाते हैं। च वाली पूरी लाइन च छ ज ज, ये भी यहीं से बोले जाते हैं। ट वाली पूरी लाइन ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त थ द ध न, त वाली पूरी लाइन ये दंत से बोले जाते हैं। प फ ब भ म, प वाली पूरी लाइन ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो देखो 5 इसमें है, 5 इसमें 10, 5 इसमें 15, 5 इसमें 20 और 5 इसमें कितने हो गए 25। 5 10 15 20 और 25। तो यह याद रख लेना दैट इज कि आपके स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपके पास, दैट इज 25। और ये कहां से कहां तक है, ये क से लेके म तक है। क से शुरू होता है और म पे क्या होता है, ये खत्म होता है। यानी कि म किसे बोले जाते हैं, प फ ब ओठ। क से कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। तो कंठ से चलते हुए कहां पे पहुंचते हैं हम, ओठ पे पहुंचते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपके 25, क से लेके म तक। दूसरा आता है दैट इज स्पर्श संघर्षी। स्पर्श ऐसे वर्ण जिनको स्पर्श किया जाता है, स्पर्श इनको भी किया, इनको किया जाता है, यानी कि इनके बीच में से ही होंगे। स्पर्श संघर्षी, संघर्ष मतलब घर्षण पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु को घर्षण पैदा करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है। तो वो जो वर्ण है आप लोगों के वो 4 है। इनकी संख्या कितनी है आपकी, 4 है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। च है, छ है, ज है और आपका झ है। ये 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है वो आप लोगों का कहा जाता है। इनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु को स्पर्श के साथ साथ घर्षण भी पैदा करना पड़ता है, जिनकी जोर देना पड़ता है, घर्षण होता है हमारे मुंह में। उसके बाद आता है दैट इज अंतस्थ वर्ण, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर मैं मोस्ट की बात करूं तो ये वाला है आपका अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या भी 4 ही होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है ब, ठीक है।
इन चारों वर्ण की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता है, चारों वर्ण की, य की, र की, ल की और ब की। वो मैं बताता हूं, उनको ये नाम दिए गए आगे जाके। तो कभी भी अंतस्थ वर्णों की संख्या है ना, तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 वर्ण आप लोगों को क्या कहा जाता है? इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ओके, फिर आता है आपका प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण और लुंठित वर्ण आपका सेम होता है। यहां पे आना था प्रकंपित वर्ण बोलो या फिर इसको लुंठित वर्ण बोलो। लुंठित वर्ण सेम चीज है। प्रकंपित वर्ण भी वही है और लुंठित वर्ण भी वही है। प्रकंपित, प्रकंपित, कंपित मतलब कांपना, प्रोपसर्ग इसमें, कंपित मतलब कांपना, मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा कंपन पैदा करती है। तो वो वर्ण कौन सा है जिसमें जिह्वा जो है वो कंपन पैदा करती है? तो वो है आप लोगों का कौन सा? दैट इज र। एक ही वर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दैट इज प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्योंकि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, तो जो है हमारी जिह्वा में क्या होता है? कंपन पैदा होता है। इसलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण कहते हैं। आप बोल के देख सकते हैं, जैसे र बोल रहे ना, कंपन पैदा हो रहा है र में, तो इसलिए प्रकंपित वर्ण। इसको एक नाम और भी दिया गया है। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लुंठित वर्ण में हमेशा बच्चे ल वर्ण को लुंठित वर्ण कर देते हैं, लेकिन नहीं, लुंठित वर्ण भी र ही है। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना, लुढ़कना, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा लुढ़कती है ऊपर नीचे, र लुढ़क रही है ना ऊपर नीचे, तो इसीलिए र वर्ण को ही लुंठित वर्ण कहा जाता है। तो लुंठित वर्ण की जब बात आए तो वो भी र ही होगा। प्रकंपित वर्ण की जब भी बात आए तो वो भी कौन होगा? वो आपका र ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ण जो है आप लोगों का वो है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल से निकला हुआ। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं, पार्श्विक वर्ण की बात करूं, तो पार्श्विक का अर्थ होता है बगल से निकला हुआ। कैसे निकला हुआ भाई? ये बोल रहा है कि एक वर्ण ऐसा है हमारी हिंदी वर्णमाला में जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारी जिह्वा जो है वो ऊपर टच होती है ना, ऊपर टच होती है, और जो हमारी अंदर की जो ध्वनि है वो जीभ के दोनों साइड बाहर निकल जाती है। तो वो एकमात्र वर्ण है, वो है आप लोगों का ल। कैसे होती है वो मैं बताता हूं। देखो, ये मुख का ऊपर वाली साइड है, ये आपकी जिह्वा है। ये जिह्वा जो है यहाँ पे टच करती है, यहाँ पे, है ना, और वायु के उसको रोक देती है। यहाँ से जो ध्वनि आ रही है ये रोक देती है, लेकिन जो ध्वनि है वो जीभ के इस वाली साइड से और पीछे वाली साइड से बाहर निकलती है ना। तो जब हम जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपर मूर्धा पे टच होती है और ध्वनि जो है वो जीभ के दोनों साइड से, इस वाली साइड से इस वाली साइड से बाहर निकलती है, बगल से निकलती है, उसको बोलते हैं आप लोग पार्श्विक वर्ण। तो याद रखना, पार्श्विक वर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्श्विक वर्ण एक ही है, दैट इज वो कौन सा है? वो आप लोगों का ल वर्ण को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर कैसे भाई? अर्धस्वर भी बोल सकते हैं इनको, है ना, अर्ध व्यंजन भी बोल सकते हैं। अर्धस्वर का बोलने का मतलब है अर्ध व आधे स्वर, मतलब स्वर मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण आधे स्वरों के जैसे होता है। और स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? तो जब मैंने स्वर आप लोगों को पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता जब ध्वनि हमारे मुंह के बाहर निकलती है। तो यहां पे भी दो वर्ण ऐसे हैं हमारे व्यंजनों में, दो व्यंजन ऐसे हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उनको भी रुकावट का सामना उतना नहीं करना पड़ता, इसीलिए उन दो वर्णों को जो है वो अर्धस्वर वर्ण कहा गया है। और वो है आप लोगों के य और व, य और बिना पेट कटा वाला वो, है ना, क्योंकि बिना पेट कटा वाला इसे दो ओठ टच नहीं होते। एक चीज है य में भी ना तो जीभ पूरी तरह से टच होती है ना ही ओठ पूरी तरह से टच होते हैं, तो इसलिए य और ब वर्ण को अर्धस्वर वर्ण कहा जाता है, अर्धस्वर वर्ण कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इनके उच्चारण में जो है वो हमारे ओठ मतलब मुखांग पूरी तरह से स्पर्श टच नहीं करते जितने और व्यंजनों के टच करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण वो वर्ण, ऊष्म तो पता लग रहा है, ऊष्म का मतलब होता है हीट, मतलब गर्मी, मतलब ऐसे वर्ण जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास वायु ना गर्म सांस बाहर निकलती है। आप ऐसे मुंह के सामने देख लेना, श श स ह श श, है ना, तो गर्म सांस जो जोर से जो है वो ध्वनि हमारी मुख के बाहर निकलेगी, तो उन वर्णों को कहा जाता है दैट इज ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण देख लो, तो ऊष्म वर्ण चार होते हैं आप लोगों के, एक श शलगम, श षटकोण, स स्लेट और
हल। तो ये 4 वर्ण जो है आप लोगों के क्या है, आप लोगों के ये ऊष्म वर्ण है। कौन से हैं ये? 4, श, श, स और ह। तो ये है आप लोगों के 4 ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब जिसमें हीट बाहर निकल दी है। जोर किस में लगता है? तो 4 वर्णों में लगता है, श, श, स और ह। तो इन वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और लास्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके नाम बहुत सारे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के, इसके बहुत सारे नाम हैं, मैं बता देता हूं। इसी व्यंजन को विकसित वर्ण भी कहा जाता है, विकसित वर्ण भी कहा जाता है। इसी को ताड़न जात भी कहा जाता है। इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण। इसी को द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहा जाता है, द्विस्पृष्ट वर्ण भी इसको कहा जाता है। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, फेंकना मतलब ऊपर से जोर से फेंकना। कैसे फेंकना भाई? मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा में टच करती है, मूर्धा होती है ऊपर सीधे दांत के पीछे, ऊपर वाला दांत के पीछे वाला पार्ट मूर्धा कहलाता है। तो जब हमारी जिह्वा ऊपर टच करती है और जोर से ऊपर से हम अपनी जिह्वा को नीचे फेंकते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं दैट इज उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये 2 हैं आप लोगों के, आपको पता लग जाएगा कैसे फेंकने की बात हो रही है। एक आपका अड़ौ है, एक आपका अढ़ौ है। इन 2 व्यंजनों को कहा जाता है उत्क्षिप्त वर्ण। इनका उच्चारण होता है अड़ अढ़। तो जब अड़ अढ़ अड़ अढ़, तो जिह्वा जो है वो जोर से ऊपर से नीचे आ रही है, जोर से अड़ ऊपर से नीचे को, अढ़ ऊपर से नीचे को। तो यानी कि उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। तो जब हम जिस वर्ण के उच्चारण में हम अपनी जिह्वा को मूर्धा से जोर से नीचे फेंकते हैं तो उस वर्ण को कहा जाता है दैट इज उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। और इन्हीं वर्ण को नाम दिया गया है दैट इज विकसित वर्ण। विकसित मतलब जिनका विकास हुआ है। विकास कैसे हुआ भाई? तो पहले थे ये सिंपल ड, डमरू और ढ, ढक्कन। यहां से विकसित होकर ये क्या बने, ये अड़ बना और आप लोगों का क्या बना, ये अढ़ बना। इसीलिए इन 2 वर्णों को क्या कहा जाता है आपका, दैट इज विकसित वर्ण इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका विकास जो है वो ड, ढ से क्या हुआ, अड़ अढ़ में हुआ है। उसके बाद आता है ताड़न जात। इनको ताड़न जात क्यों कहा जाता है? आपका एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है और बोल दिया जा सकता है कि ये कौन सा वर्ण है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नाम इनको क्यों दिए गए हैं। ताड़न जात का मतलब होता है जैसे एक तार है, मान लेते हैं जैसे गिटार में तार लगी होती है वैसे ये एक तार है ना। तो जब हम गिटार में तार को ऐसे बजाते हैं तो साउंड आता है ना, उससे साउंड आता है और वो काफी देर तक रहता है, इस तरह से देर से रहता है। तो जैसे मैं अगर मान लो इस तार को ऐसे बजाता हूं तो साउंड कैसे रहेगा, काफी देर तक रहेगा, थोड़ा। तो ये बोलता है कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो है वो काफी देर तक हमारे मुख में रहती है, हमारे मुंह में रहती है। तो उन वर्णों को कहा जाता है ताड़न जात वर्ण। जैसे अड़ अढ़, तो काफी देर तक रह रही है ध्वनि, अड़ अढ़। सिंपल ड ध्वनि अड़ अढ़, तो इनका उच्चारण ऐसा है और ध्वनि जो है वो काफी देर तक रहती है, इसलिए बोले जाते हैं इनको ताड़न जात व्यंजन। और लास्ट आया आप लोगों का दैट इज द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण 2 गुण, इनके 2 गुण है। 2 गुण कौन कौन से? एक आपका सिंपल ड, डमरू, ढ, ढक्कन, और दूसरा गुण कौन सा है, अढ़ और अढ़। ये 2 गुण है ना, इसीलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा और इनको लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट्स भी अच्छे से बना सको और आप लोग अपना एक बार आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन पढ़े, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका ऊष्म वर्ण, है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन सी होती है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। हमने पढ़ा कि क से लेकर म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। टोटल वर्ण कितने हैं? ये 25। इनके बोलने में हमारा मुख कहीं ना कहीं जरूर टच करता है। फिर आता है कि बाबा स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कहते हैं? जिनके बोलने में थोड़ा घर्षण पैदा होता है बोलते टाइम, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। तो ये 4 है, ठीक है। कितने हैं ये? 4 है। एक च, छ, ज और झ, 4 ये है। उसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ 4 है ये भी, एक य है, र है, ल है और ब। ये च है, छ है, ज है और झ, इस तरह से। उसके बाद आता है प्रकंपित। प्रकंपित मतलब कांपना, या जिसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, सेम ही है। तो प्रकंपित वर्ण बोलो, लुंठित बोलो, एक ही है। कौन सा है वो है आपका र।
उसके बाद पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक बगल से निकला हुआ, जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु जीवा के दोनों साइड से निकलती है, वो एक ही वर्ण है आप लोगों का, वो है ल। अर्धस्वर, अर्धस्वर दो वर्ण होते हैं आपके जिनका उच्चारण आधे स्वरों के जैसा होता है, एक होता है य, एक है आपका व। एक है उष्म वर्ण, उष्म वर्ण आप लोगों के श, श, स और ह, जिनको बोलने में गर्म सांस बाहर निकलती है। तो ये चार है, श शलगम, श स्लेट, स हल और ह स और ह। हाँ ठीक है, ये चार हो गए। और लास्ट आता है दैट इज उत्क्षिप्त व्यंजन या विकसित वर्ण या फिर ताड़न जात वर्ण या फिर द्विगुण वर्ण। तो उत्क्षिप्त मैंने कहा था कि जिसमें हम अपनी जीवा को जोर से नीचे फेंकते हैं, विकसित जो विकसित हुआ है, ताड़न जात जिसमें ध्वनि देर तक रहती है, और द्विगुण जिसके दो गुण है। तो ये सारे वर्ण जो है वो एक ही है ना, एक आपका अड़ो और एक आपका अढ़ो। इस व्यंजन की एक विशेषता याद रख लेना, जिस व्यंजन के नीचे नुक्ता लगी होगी है ना, इन अड़ो में, वो कभी भी शब्द के स्टार्टिंग में यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये जो सिंपल जो ड ढ है, इनसे तो कोई शब्द बन जाता है, जैसे ड से डमरू बन जाता है, ढ से ढक्कन बन जाता है, लेकिन इनसे कोई भी शब्द नहीं बनेगा। अगर ये किसी शब्द के स्टार्टिंग में यूज किया गया तो समझ लेना वो शब्द क्या है हमारा, वो शब्द हमारा गलत है। ठीक है, ये नुक्ता वाले शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था नुक्ता का प्रयोग 1932 में हुआ था, हालांकि इसको नुक्ता कहते हैं जो नीचे बिंदी लगी होती है। तो ये जो वर्ण है, ये जो वाले वर्ण है जिसमें नुक्ता लगी है नीचे, इन वर्णों का प्रयोग कभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, बीच में जरूर होगा। जैसे खिड़की है, खिड़की है, लड़का है कह सकते हैं, लड़का। जैसे सेंटर में और लास्ट में किया जा सकता है, सेंटर में भी किया जा सकता है, लास्ट में भी। जैसे घड़ी लास्ट में यूज किया जा सकता है, सेंटर में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी जो है वो इन वर्णों को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगर किया गया तो समझ लेना वो शब्द क्या है आप लोगों का, वो शब्द आप लोगों का बिल्कुल गलत है। एक दो चीजें मैं आप लोगों को और करवा देता हूं, आगत वर्ण में करवा देता हूं। आगत वर्ण कौन होते हैं, आगत ध्वनियां कौन सी हैं? तो क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है, आगत वर्ण पूछे जा सकते हैं या आगत ध्वनियां पूछी जा सकती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हिंदी वर्णमाला में आगत ध्वनियां, आगत हुआ आई हुई, ध्वनियां हुआ साउंड। यानी कि हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हैं? टोटल वर्ण हमारे पास कितने हैं? 52, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 53, यानी कि 53 वर्ण है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, 53 वैसे नहीं होता, 53 सही शब्द होता है, 53 है ना, 53 नहीं होता। ओके, 52 वर्ण है वैसे वर्णमाला में, लेकिन अब 53 हो गए हैं। आगत ध्वनियां यानी कि इन 52 ध्वनियों में से कितनी ध्वनियां ऐसी हैं जिनको हमने कहीं और से अडॉप्ट किया है? जैसे भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान में क्या हुआ है कि कुछ चीजें ब्रिटेन से, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया से, कुछ चीजें अमेरिका से, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है वो हमने क्या की है, अडॉप्ट की है। उसी तरह से क्या है हिंदी वर्णमाला में, यानी कि देवनागरी में या हिंदी वर्णमाला में कुछ एक ध्वनियां जो है वो किसी और लैंग्वेज से हमने अडॉप्ट की हैं। तो वो ध्वनियां कौन कौन सी हैं? अगर आगत ध्वनियों की बात है तो आगत ध्वनियों में आएंगी 6 ध्वनियां पूछी जाए तो 6 कौन कौन सी हैं? एक है जिसमें बिंदी नहीं लगती, देखना इसमें अनुनासिक नहीं लगेगा, बिंदी नहीं लगती, इसमें सिर्फ चंद्र लगता है, बिंदी नहीं लगती। अ है, एक है आपका क नुक्ता वाला, ख ग ज और फ। ये 6 ध्वनियां हैं आप लोगों की, जो जिनको आगत ध्वनियां कहा जाता है, जिनको हमने किसी और भाषा से लिया है। ये जो है ये लिया है हमने अंग्रेजी से। ये जो आवरण है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अंग्रेजी से लिया है। इसका उच्चारण आ और ओ दोनों के बीच का है। ना तो इसको आप आ बोल सकते हैं, ना तो आप इसको ओ बोल सकते हो। ठीक है, और इसका यूज जो है हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में ही किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द जैसे कॉलेज, जैसे डॉक्टर, है ना, तो अंग्रेजी के शब्दों में ही इस वाले वर्ण का यूज हम करते हैं। तो ये जो वर्ण है ये किस भाषा से लाया गया? अंग्रेजी से। और ये जो 5 वर्ण है ये कहां से लाए गए हैं? ये आपके कहां से लाए गए हैं? फारसी भाषा से ये लाए गए। तो फारसी भाषा से कितने वर्ण लाए हैं? 5। अंग्रेजी से कितना लाया है? 1 वर्ण लाया है। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को अलग अलग पूछा जा सकता है। ऐसा आया तब तो ऐसे जान लेना। अगर पूछा आगत ध्वनियां तो 6, अगर पूछा आगत स्वर तो 1,
अगर पूछा आप लोगों से आगत व्यंजन, आगत व्यंजन तो 5 है, क ख ग ज फ। इसमें भी वैसे क ख ग ये अरबी से थे और ज और फ ये फारसी से थे, तो दोनों की लिपि सेम है, तो हमने इनको एक ही कंसीडर करते हैं। वैसे फारसी भाषा से इनको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये क ख ग ये अरबी से थे और ज और फ जो थे ये फारसी भाषा थे। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इन तीनों का यूज अब बहुत कम होता है, इन तीनों का यूज कम होता है, इन दो का ही यूज ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। और ये भी अरबी और फारसी शब्दों में ही यूज किए जाते हैं। ये नुक्ता वाले शब्द है, तो जिस शब्द के नीचे ना नुक्ता आपको दिखे तो समझ लेना ये शब्द या तो अरबी का है या तो ये फारसी भाषा के शब्द है। और किसी भी भाषा में जो है ये नुक्ता वाले शब्दों का यूज नहीं किया जाता, ये वर्णों का यूज जो है वो इनमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये अभी हो गया। आप लोगों का व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजनों में हमने अगर नहीं लिखा है तो लिख लिए हैं आप लोग। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के प्रकार हमने पढ़ लिए, है ना। हमने देखा कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। प्रत्यन के आधार पे जो है व्यंजनों कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। उनको डिवाइड कैसे किया गया वो भी हमने अच्छे से सीख लिया है। अब जो बात आती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है उसकी वीडियो में अगली क्लास में लेके आऊंगा। एक होता है आपका सघोष अघोष, एक होता है आपका अल्पप्राण और महाप्राण। इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा और उसी क्लास में आपको उच्चारण स्थान वाली चीज भी करवाऊंगा। तो फिर आप लोगों का व्यंजन वाला जो टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोग व्यंजन का इससे बाहर फिर क्वेश्चन जाना बहुत रेयर है कि इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन है। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि हिंदी जो भाषा है वो संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है। आप बोलोगे कैसे की बात करें, कैसे संयोगात्मक वियोगात्मक की बात करें। 2 तरह की भाषा होती है, एक भाषा होती है वियोगात्मक, वियोगात्मक, एक होती है संयोगात्मक। अभी जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी जो है यानी कि देवनागरी लिपि जो है वो किस तरह की भाषा है, वर्णात्मक है ना, या 2-3 और नाम उसमें दिए गए थे, है ना, संख्यात्मक, इस तरह के नाम दिए गए थे। तो वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे याद रख लेना, एक वियोगात्मक भाषा होती है, एक संयोगात्मक भाषा होती है। संयोग मतलब जुड़ा हुआ, वियोग मतलब अलग अलग। तो जिस भाषा में ना कारक चिन्हों को जोड़ के लिखा जाता है वो होती है संयोगात्मक भाषा, और जिन भाषा में कारक चिन्हों को अलग अलग करके लिखा जाता है वो होती है वियोगात्मक भाषा। जैसे अगर वियोगात्मक भाषा की अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे लिखना हो राम की, है ना, संस्कृत में मैं क्या लिखूंगा, रामस्य, रामस्य, है ना। तो याद रखना संस्कृत हमारी संयोगात्मक है, संस्कृत भाषा में संयोगात्मक है, और हिंदी भाषा हमारी जो है वो कैसी है, वो हमारी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी हमारी वियोगात्मक है, संस्कृत हमारी संयोगात्मक भाषा है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना। और बात करें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, जो अभी जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें क्वेश्चन आया था कि हिंदी किस तरह की भाषा है, यानी देवनागरी लिपि किस तरह की भाषा है। तो उसमें वैसे तो जो हिंदी है वो अक्षरात्मक है, वैसे तो हिंदी अक्षरात्मक है, लेकिन अगर अक्षरात्मक ऑप्शन में नहीं हो तो वर्णात्मक जो है वो सही हो जाएगा। वर्णात्मक यानी कि हर एक ध्वनि के लिए अपना एक अलग वर्ण है। जैसे क के लिए क वर्ण है, च के लिए च वर्ण, ट के लिए ट वर्ण, है ना। लेकिन इंग्लिश ऐसी नहीं है, इंग्लिश में एक वर्ण के लिए एक वर्ण, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक वर्ण नहीं होता। ठीक है, तो उसमें सी से कई बार क बन जाता है, सी के से कई बार सौ भी बन जाता है। तो अंग्रेजी तो नहीं है, लेकिन हिंदी की बात करो तो अगर अक्षरात्मक ऑप्शन में तो अक्षरात्मक सही होगा, अगर वर्णात्मक हो तो वर्णात्मक सही होगा, दोनों सही हो तो अक्षरात्मक ज्यादा सही माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो वियोगात्मक संयोगात्मक की, वियोगात्मक भाषा आपकी हिंदी है और संयोगात्मक भाषा आपकी कौन सी है, दैट इज संस्कृत भाषा आपकी संयोगात्मक है। इसके बाद जीवा मूल व्यंजन भी होते हैं जो जीवा के मूल से बोले जाते हैं। तो क ख ग, है ना, इनको जीवा मूल व्यंजन भी कहा जाता है, जिनको जीवा के मूल से बोला जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है भाई कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जीवा मूल व्यंजन नहीं है, तो क ख ग ये जीवा मूल व्यंजन कहलाते हैं। बाकी हम अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, है ना। और अगली क्लास में हम मिलेंगे, उसमें मैं आपको कराऊंगा अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, और व्यंजन युग्मक, व्यंजन गुच्छ, और फिर आपके उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजनों का दोनों का इकट्ठा उच्चारण स्थान करवा दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।